नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है दोस्तों। हम यहाँ पर जो है डीएससी एग्ज़ाम संबंधित जो है प्रिपरेशन करवा रहे हैं। यह जो प्रिपरेशन है चैप्टर वाइज हम यहाँ पर आपको एमसीक्यूज से माध्यम से करवा रहे हैं। ओके, यह एमसीक्यूज जो है हिंदी भाषा शिक्षण से संबंधित है और यह किताब भाई योगेंद्र जीत की है, यानी भाई योगेंद्र जीत की किताब से जो है हम आपको एमसीक्यूज करवा रहे हैं। अगर आपके पास किताब है, अगर आप उस किताब को पढ़ोगे, फिर चैप्टर वाइज अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आएगा कि हमने कहाँ से जो है एमसीक्यूज बनाए हैं। जब आप पढ़ोगे तभी आपको पता चलेगा। काफ़ी महत्वपूर्ण किताब है, उस किताब को ज़रूर पढ़ना चाहिए। कोई भी आपको सजेशन करेगा तेलंगाना या एपी में तो भाषा शिक्षण के लिए भाई योगेंद्र जीत की किताब को ही सजेस्ट करेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको कि आप इस किताब को खरीद लीजिएगा और पढ़िएगा और हमारे चैनल से जो है प्रैक्टिस करिएगा। ओके, तो आपको वो सब्जेक्ट जो है आसान हो जाएगा। जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी गहराई से समझ पाओगे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो उस चीज़ को आप गहराई से समझ नहीं पाओगे। तो यहाँ पे जो है हम आपको फुल एग्जाम प्रिपरेशन एपी और टीजी दोनों के लिए करवा रहे हैं और ऑल सिलेबस कवर्ड विथ किससे एमसीक्यू से करवा रहे हैं। हमारे पास अभी फिलहाल 2 चैप्टर कंप्लीट हुए हैं, एक भाषा स्वरूप और साहित्य। इसमें जो है 220 एमसीक्यूज है। मैंने फिर से एक एमसीक्यूज ऐड किया है, फिर 221 हो गए। और दूसरा जो चैप्टर है हिंदी वर्णमाला, हिंदी का ध्वनि विज्ञान, इसके अंतर्गत 270 एमसीक्यूज है। काफ़ी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज है। अगर आपको यह पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए हमारा नंबर है 53033। ओके, इस नंबर पे आप यहाँ पे दिया हुआ है, इस नंबर को आप अगर व्हाट्सअप कर दोगे तो आपको यह पीडीएफ जो है डिटेल्स पीडीएफ के बारे में आपको मिल जाएगा और वो पीडीएफ लेकर आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि इसके अंतर्गत सर बहुत ही आसान सा जो है यहाँ पे एमसीक्यूज दिखाई दे रहे। भाई आपको पहले आसान से एमसीक्यूज इसलिए बना रहे हैं कि हर लाइन में जो है, हर वाक्य में जो हम एमसीक्यूज बना रहे हैं वो किस तरह से बनाए उसके बारे में आपको पता चलेगा। दूसरी बात दोस्तों, जो ये पीडीएफ लेगा उनके लिए तो देखिए होल यानी पूरी किताब जो है फ्री में ही दी जाएगी। ओके, फ्री में ही दिया जाएगा। जो भी चैप्टर वाइज अभी लेकर फिर पूरी किताब को फिर से लेना पड़ेगा, ऐसा जो भी सोच रहा है उन्हें मैं बता देना चाहता हूँ, जो अभी लेकर जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जब किताब पूरी तैयार हो जाएगी उनको फ्री में दिया जाएगा। ओके, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। ओके, तो हम इसके अंतर्गत देखिए हम किस तरह से जो है हम एमसीक्यूज बनाएंगे। किताब जब रेडी हो जाएगी, क्यों मैं अभी लेकर पढ़ो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि समय बहुत लगेगा किताब को तैयार होने के लिए, इसलिए समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ। तो हम उसके अंतर्गत जो है कॉन्सेप्चुअल, ओके, कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज भी बनाते हैं और उसके अंतर्गत तर्क वितर्क के संबंधित भी जो है एमसीक्यूज होंगे और उसके अंतर्गत एप्लीकेशन मेथड के भी एमसीक्यूज होंगे। ये चीज आपको याद रख, बहुत सारे हैं, यानी क्वेश्चनिंग के जो टाइप्स है हर टाइप में जो है आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। फिलहाल तो आप जो है इससे प्रैक्टिस कीजिएगा। जो इन चीज को यानी इन पीडीएफ को खरीद कर जो पढ़ाई कर रहे, मैं आप सभी को वादा करता हूँ आपको जो है फ्री में बुक की पूरी पीडीएफ फिर से दी जाएगी, ये याद रख लीजिएगा। ओके, तो चलिए आज की हम प्रश्नोत्तरी देखेंगे। ओके, तो हमारा जो पहला प्रश्न है यहाँ पे देखिए, पहला प्रश्न, च वर्ग किस वर्ग के अंतर्गत आता है? विकल्प ये च वर्गीय वर्ण के अंतर्गत, बी अवर्गीय वर्ण के अंतर्गत, सी अस्वर के अंतर्गत, डी संयुक्त अक्षर के अंतर्गत। तो च वर्ग किस वर्ग के अंतर्गत आता है? वह जो है च वर्गीय वर्ण के अंतर्गत आता है। जैसे वर्ग पता है आपको, क वर्ग क्या है, क
ख, ग, घ, अंग। ओके, यहाँ पे बिंदु आता है। ओके, फिर च वर्ग क्या है? च, छ, ज, झ, ञ। ओके, ये जो है च वर्ग है, तो उसी के अंतर्गत आता है ना। च वर्ग किस वर्ग के अंतर्गत है? च वर्गीय वर्ण के अंतर्गत आता है। इस चीज को आपको याद रखना है, इसलिए इसका जो सही उत्तर है वो है ये। दूसरा प्रश्न देखिए, य, र, ल, व किस श्रेणी में आते हैं? क्या ये अवर्गीय वर्ण, बी अवर्गीय वर्ण, सी स्वर, डी अनुस्वार। तो इसका जो सही उत्तर क्या है? अवर्गीय है, ये किसी वर्ग के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो य, र, ल, व को हम क्या कहते हैं वर्णमाला में? हमें कमेंट में बता दीजिएगा। वर्णमाला में हम य, र, ल, व को क्या कहते हैं? आप हमें कमेंट में बता दीजिएगा। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, श, श, स किस प्रकार के व्यंजन हैं? तो श, श, स जो है ये वर्गीय, बी ऊष्म व्यंजन, सी स्वर, डी अनुस्वार। तो यह जो है दोस्तों, यह यानी ऊष्म व्यंजन है। क्या है? ऊष्म व्यंजन। उसी तरह य, र, ल, व को क्या कहा जाता है वर्णमाला के अंतर्गत? हमें कमेंट में बता दीजिएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए, ह किस श्रेणी का व्यंजन है? ह जो है किस श्रेणी का व्यंजन है? श्रेणी का, यहाँ तो श्रेणी दिया है, तो देखिए ये वर्गीय, बी सघोष, सी संयुक्त, डी अनुनासिक। तो यहाँ पे श्रेणी को निकाल दिया जाना चाहिए। फ्रेंड से शायद ये थोड़ी बहुत गलती हो गई। जब श्रेणी कहते हैं तो एक जो लाइन होती है उसे श्रेणी कहते हैं। तो यह ह किसके अंतर्गत आता है? किस श्रेणी के अंतर्गत? श, श, ह कौन सी श्रेणी है? उस श्रेणी के बारे में यहाँ पे जिक्र होना चाहिए विकल्प में, मगर वैसा नहीं दिया गया है। ओके, इसको जो मैं कह दूंगा उसे चेंज करने के लिए। फिर भी इसका जो सही उत्तर है यहाँ पे बी इसका सही उत्तर है। क्या है? ह जो है व्यंजन सघोष व्यंजन है। ह किस प्रकार का व्यंजन है? यहाँ पे किस प्रकार का व्यंजन है ऐसा आना चाहिए। तो ह जो है सघोष व्यंजन है, बी इसका सही उत्तर है। ओके, अगला प्रश्न देखिए, अ, आ, ह का उच्चारण स्थान क्या है? ये तीनों का उच्चारण स्थान एक ही है, वह कौन सा है? ओके, तो विकल्प ए तालु, बी मूर्धा, सी कंठ, डी दंत। तो इसका जो उच्चारण स्थान है वह है सी कंठ, इसका उच्चारण स्थान है। आप जो है वर्णमाला के बारे में, उच्चारण के बारे में प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, क, ख, ग, घ का उच्चारण स्थान क्या है? तो ये तालु, बी जिह्वा मूल्य, सी दंत, डी ओष्ठ। तो इसका सही उत्तर जो है वह जो है उच्चारण स्थान जिह्वा मूल्य उच्चारण है। वो क्या है? किस प्रकार का उच्चारण है? जिह्वा मूल उच्चारण है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है बी। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, ई, च, छ, ज, झ, य, श का उच्चारण स्थान है। इसका ए दंत, बी तालु, सी मूर्धा, डी कंठ। तो इसका सही उत्तर जो है वह है तालु, इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, ट, ठ, ड, ढ, न, र, श का उच्चारण स्थान क्या है? इनका उच्चारण स्थान देखिए, ये दंत, बी मूर्धा, सी तालु, डी ओष्ठ। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी मूर्धा, इसका सही उत्तर है। ओके, अगला प्रश्न, त, थ, द, ध, न, ल, स का उच्चारण स्थान है। ये तालु, बी जिह्वा मूल, सी दंत, डी ओष्ठ। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा, क्या होगा? दंत, सी इसका सही उत्तर है। ल, त, थ, द, ध, न, ल, स। तो आप जब उच्चारण करोगे तो ये दंत्य है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए, उ, प, फ, ब, भ, म का उच्चारण स्थान है। ये कंठ, डी सॉरी बी तालु, डी सी दंत, डी ओष्ठ। तो इसका सही उत्तर जो है वो है ओष्ठ, इसका सही उत्तर है। उ, प, फ, यानी
ऊ ऊ जब उच्चारण कर रहे हो तब जो है गोलाकार हो रहे हैं ओष्ठ, ओके। और प फ ब भ म कह रहे हो तब दो भी ओष्ठ जो है मिल रहे हैं, एक दूसरे को चिपक जा रहे हैं। तो ये कौन काम कर रहा है यहाँ पे? ओष्ठ काम कर रहा है, ओके। ओठ जो है यहाँ पे काम कर रहा है, इसलिए क्या है इसका सही उत्तर जो है डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न ए आई का उच्चारण क्या है? उच्चारण स्थान क्या है? ये कंठ, बी कंठ तालु, डी सॉरी सी दंतोष्ठ, डी मूर्धा। तो इसका जो सही उत्तर है वह है बी कंठ तालु, इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, ओ औ का उच्चारण स्थान है, ओ औ का उच्चारण स्थान क्या है? ये कंठ, बी दंत, सी कंठोष्ठ, डी तालु। तो इसका जो सही उत्तर है वो है कंठोष्ठ, जो है इसका सही उत्तर है। किसका? ओ औ का, ओके। अगला प्रश्न, व का उच्चारण स्थान क्या है? ये कंठ, बी दंतोष्ठ, सी ओष्ठ, डी तालु। तो इसका जो सही उत्तर है वह है बी दंतोष्ठ, इसका सही उत्तर है, ओके। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अंग, अंग का उच्चारण स्थान क्या है? अंग का उच्चारण स्थान क्या है? ए दंत और नासिका, बी जिह्वा मूल तथा नासिका, सी मूर्धा तथा और नासिका, डी तालु और नासिका। तो इसका सही जो उत्तर है वह है जिह्वा मूल तथा नासिका। अगला प्रश्न देखिए, 186 का प्रश्न है यहाँ पे, क्या है? इन्या, इन्या का उच्चारण स्थान है। ये मूर्धा और नासिका, बी जिह्वामूल और नासिका, सी तालु और नासिका, डी दंत और नासिका। तो इसका सही उत्तर जो है वो है सी तालु और नासिका, इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, न का उच्चारण स्थान है। ए दंत और नासिका, बी मूर्धा और नासिका, सी तालु और नासिका, डी ओष्ठ और नासिका। तो इसका सही उत्तर जो है बी मूर्धा और नासिका, इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते, अगला प्रश्न देखिए, न का उच्चारण स्थान क्या है? न दो भी जो है इसके बारे, पहले इसके बारे में देखा था, अभी इस न के बारे में देख रहे हैं, ओके। न का उच्चारण स्थान क्या है? तो दोनों का डिफरेंस आपको याद रखना चाहिए, ओके, इसलिए मैं बता रहा हूं। ये तालु और नासिका, बी मूर्धा और नासिका, सी दंत और नासिका, डी ओष्ठ और नासिका। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी दंत और नासिका, ओके। अगला प्रश्न, म का उच्चारण स्थान है। ये दंत और नासिका, बी तालु और नासिका, सी मूर्धा और नासिका, डी ओष्ठ और नासिका। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, ओके, डी ओष्ठ और नासिका, इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, अनुस्वार, अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या है? ये कंठ, बी तालु, सी नासिका, डी दंत। तो इसका आपको पता होना चाहिए। अंग जब भी हम कहते हैं तब नासिका, नाक से जो है हम उच्चारित करते हैं, ओके। अंग यानी हवा जो है नाक से निकलती है, उस चीज को आपको याद रखना है। तो सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, विसर्ग का उच्चारण स्थान किसके अनुसार होता है? यह स्वरानुसार, बी व्यंजनानुसार, सी नासिकानुसार, डी तालु के अनुसार। तो इसका सही उत्तर जो है वह है ये वह स्वरानुसार जो है उसका यानी उच्चारण होता है, ओके। अगला प्रश्न देखिए, यदि कोई विद्यार्थी पूछे, यह जो है यहाँ से एप्लीकेशन मेथड जो है क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ओके। यदि कोई विद्यार्थी पूछे र का व्यवहार किस भाषा में मिलता था, तो सही उत्तर क्या होगा? तो ये पाली में, बी प्राकृत में, सी हिंदी में, डी वैदिक संस्कृत में। तो इसका सही जो उत्तर है वह है डी वैदिक संस्कृत में जो है र जो है मिलता था, ओके। अगला प्रश्न देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे एक शिक्षक कक्षा में समझाता है कि ध्वनि विज्ञान मानवीय वांग यंत्र से निकली भाषाई ध्वनियों का विश्लेषण करता है। यह कथन किस पर आधारित है? तो यह कथन किस पर आधारित है? यह वर्ण विन्यास पे, बी ध्वनि विज्ञान पे, सी अक्षर विज्ञान पे, डी शब्द विज्ञान पर। तो किस पर जो है यह
आधारित है। तो इसका सही उत्तर जो है वो है बी, इसका सही उत्तर है। ये ध्वनि विज्ञान के बारे में जब हम चर्चा कर रहे हैं तो उसके अंतर्गत ही आएगा ना भाषाई ध्वनियों का विश्लेषण, और उसका विश्लेषण के बारे में ध्वनि विज्ञान में करता है ना। हमने पहली जो वीडियोस बनाया था उसके अंतर्गत हमने बता दिया था ध्वनि विज्ञान और भाषाई किसे कहते हैं, भाषाई और भाषाई भी क्या होता है उसके बारे में भी हमने बताया था। उस चीज को आप पिछले वीडियो में देख सकते हो। ओके, अगला प्रश्न, एक छात्र पूछता है कि भाषाई ध्वनि किससे उत्पन्न होती है, सही उत्तर होगा। तो कौन सा होगा सही उत्तर? ये केवल श्रोता से, बी केवल वायु से, सी वांग यंत्र से, डी लेखन से। तो इसका सही उत्तर जो है वह है सी वांग यंत्र। ये वांग यंत्र क्या होते हैं वो हमें कमेंट में बता दीजिए। हमने पिछले वीडियो में पहले ही बता दिया था वांग यंत्र के बारे में। अगर आपको वो याद है तो आप बता सकते हो, अगर आपको याद नहीं, ऐसे टेम्पररी यानी टाइम पास के लिए जब वीडियो आप देख रहे हैं तो वो चीज़ आपको याद नहीं रहेगी। अगर आपको पता है तो कॉमेंट में बता दीजिएगा। ओके, खाली टाइम पास मत कीजिए यहाँ पे आने के बाद, अरे ये वीडियो ना इसको क्या करने का है, इसमें से उतने जो है एमसीक्यूज नहीं आएंगे, ऐसा कभी भी मत सोचना। देखो हम हर जो है वाक्य को जो है प्रश्न में परिवर्तित कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि उठा कहीं से भी उठा लाए और आपको यहाँ पे बता रहे, ऐसा नहीं, पूरी किताब को निचोड़ रहे हम। ओके, हमने बताया था जितने क्वेश्चंस के टाइप्स है उस तरह के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिया जाएगा भाषा विज्ञान से। मैं कह रहा हूँ एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, भाषा क्या होता है, भाषा शिक्षण क्या होता है, आपके दिमाग में अगर बैठ जाएगा ना, तथ्य को अगर रटोगे, तथ्यात्मक के साथ साथ देखो प्रश्न के टाइप्स जो होते हैं, पहला देखिए, एक तो तथ्यात्मक होते हैं, ओके, तथ्यात्मक। दूसरा जो होता है कॉन्सेप्चुअल, ओके, कॉन्सेप्चुअल अवधारणात्मक कहते हैं, ओके। और तीसरा जो होता है वो होता है हमने इससे पहले बताया था, और एप्लीकेशन मेथड, एप्लीकेशन मेथड, एप्लीकेशन मेथड, और जो है तर्क वितर्क यानी असर्शन और रीजन, तर्क वितर्क। इस तरह के प्रश्न को भी आपको देखने को मिलेंगे। मैं बोल रहा हूँ जो भी अभी हम पढ़ा रहे हैं उसे लेकर पढ़ लीजिएगा। जो उस पीडीएफ को लेकर पढ़ेगा, आगे चलकर उन्हें ये किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको फ्री में प्रोवाइड करेंगे। ओके, जो यह खरीद कर पढ़ेगा उन्हें ये किताब हम फ्री में प्रोवाइड करेंगे। आखिर में आपको अगर कुछ याद हो जाएगा प्रश्न तो आपको वो मिल जाएंगे। ओके, जैसे ही ऐड होंगे वो सब आपको फ्री में ही मिल जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो पीडीएफ, हर पीडीएफ जब ले रहा है, लेकर पढ़ रहा है, तो उनके जो है पैसे हम बर्बाद नहीं करेंगे। ओके, आपको फ्री में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, इस चीज़ को आपको याद रखना है। ओके, अगला प्रश्न देखिए, यदि शिक्षक बताए कि भाषाई ध्वनि श्रोता के श्रवण का विषय होती है, ऐसा क्या कह रहा है, किसको बता रहा है, विद्यार्थी को, तो यह प्रक्रिया किस चरण तक जाती है, यह शिक्षक बता रहा है। ओके, तो देखिए यहाँ पे विकल्प दिए हुए हैं। यहाँ पे ये केवल उच्चारण तक, बी केवल लेखन तक, सी उच्चारण से श्रवण तक, डी केवल चिंतन तक। जब भी भाषाई ध्वनि श्रोता के श्रवण का विषय होती है तब जो है उच्चारण से श्रवण तक जाती है। ओके, ये प्रक्रिया कहाँ तक जाती है, उच्चारण से श्रवण तक। तो इसका सही उत्तर जो है वो है सी। अगला प्रश्न, अक्षरों के संयोग से क्या बनते हैं, तो ए वर्ण, बी वाक्य, सी शब्द, डी मात्राएं। तो अक्षरों के वर्ण से जो है, संयोग से जो है शब्द बनते हैं। क प्लस म प्लस ल प्लस क्या हो जाता है, कमल। तो क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं, इस चीज को याद रखिए। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, यदि छात्र पूछे कि भाषाई ध्वनि किसका विषय होती है, तो उत्तर होगा, जब छात्र पूछता है टीचर को कि भाषाई ध्वनि किसका विषय होता है सर, तो सर क्या बताएंगे, ये लेखन बताएंगे, बी श्रवण बताएंगे, सी चिंतन बताएंगे, डी पठन बताएंगे। तो क्या बताएंगे सर, वह बताएंगे यह जो है श्रवण का विषय होता है। किसका विषय होता है बेटा, श्रवण का
विषय होता है। इस चीज को याद रखिए। ओके, अगला प्रश्न, ध्वनि विज्ञान का मुख्य कार्य क्या होता है? ध्वनि विज्ञान जो होता है उसका कार्य क्या होता है? यह शब्द बनाना, बी वर्ण लिखना, सी भाषाई ध्वनियों का विश्लेषण और वर्णन करना, डी वाक्य बनाना। तो इसका जो काम होता है उसका काम सी भाषाई ध्वनियों का विश्लेषण और वर्णन करना उसका काम होता है। तो इसलिए इसका जो सही उत्तर है वो है सी, इसका सही उत्तर है। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, श्रोता किसके द्वारा ध्वनि सुनता है? भाई किसके द्वारा सुनता है? अभी आप जो है मेरी जो ध्वनि है किस माध्यम से यानी किसके द्वारा सुन रहे हैं? ये वांग यंत्र से, बी वायु से, सी श्रवण यंत्र से, डी वर्ण से। तो वह जो है श्रवण यंत्र से। वांग यंत्र में श्रवण यंत्र में डिफरेंस है, इस चीज को आपको नोट कर लेना है। सर वांग यंत्र क्या है? श्रवण यंत्र आपको पता है कान से। ओके, तो वांग यंत्र क्या होते हैं वो भी चीज याद रख लीजिएगा। ओके, इसका सही उत्तर जो है सी, इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वैदिक ध्वनियों का प्राचीनतम रूप किससे संबंधित है? जो वैदिक ध्वनियां हैं उसका प्राचीनतम रूप किससे संबंधित है? ये आधुनिक हिंदी, भी भारतीय आर्य भाषाएं, सी उर्दू, डी अंग्रेजी। तो इसका सही उत्तर जो है बी भारतीय आर्य भाषाओं से संबंध है उसका। अगला प्रश्न, ध्वनि विज्ञान किसका विवेचन करता है? किसका करता है? अरे केवल स्वर का, केवल व्यंजन का, भाषाई ध्वनियों का, डी केवल शब्द का। तो वो जो है सी भाषाई ध्वनियों का जो है वर्णन करता है। उसके अंतर स्वर आते हैं, व्यंजन आते हैं, संयुक्त अक्षर आते हैं। ओके, वो सब सारे आते हैं, इसलिए भाषाई ध्वनियों का जो है वह विवेचन करता है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे, यदि कोई ध्वनि फेफड़ों से अनुनादित होकर कंठ में झंकार उत्पन्न करती है और मुख अवरोध से मुक्त रहती है तो वह किस श्रेणी में आएगी? इतना बड़ा प्रश्न जब भी पढ़ोगे आप कंफ्यूजन हो जाओगे, मगर इसका जो आंसर है वो बहुत सिंपल है। वो क्या है हम देखेंगे। ओके, ये व्यंजन, बी स्वर, सी संयुक्त अक्षर, डी मात्राएं। तो इसका जो सही उत्तर है वह है क्या है? स्वर है। आप समझो यहाँ पे। ओके, ध्वनि कोई यदि कोई ध्वनि यानी आवाज फेफड़ों से अंदर से आ रहे होकर कंठ में आ जाती है, कंठ में आकर उत्पन्न करती है, यानी साउंड को उत्पन्न कर क्या कहते हैं, कोई भी मुखावरोध नहीं है, यानी मुक्त है वो तो वह कौन सी श्रेणी में आएगी? जो है स्वर के श्रेणी में। आ ई, यानी सीधा निकल आ रहा है, कोई जो है अवरोध नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर है वो बी है। इस चीज को आपको समझना है। ओके, शिक्षक कहते हैं कि स्वर का अर्थ स्वतंत्र भी होता है। हाँ सर स्वर का अर्थ तो स्वतंत्र भी होता है। तो सब बच्चे भी कहेंगे हो सर, बराबर सर। व्यंजन जो है स्वर पे आधारित होता है सर, स्वर तो स्वतंत्र होता है, मगर इसका तात्पर्य क्या है बताओ बच्चों? तो स्वर दीर्घ होते हैं, बी स्वर व्यंजन पर निर्भर होते हैं, सी स्वर स्वतंत्र उच्चारित होते हैं, डी स्वर नासिक्य होते हैं। तो इसका तात्पर्य भी वही है बाबा, यहाँ पे जो स्वतंत्र बोल रहे हैं वही उत्तर होगा। बच्चों कंफ्यूज मत होइएगा, स्वर स्वतंत्र उच्चारित होते हैं। कैसे कैसे प्रश्न बना रहे हैं हम, आप देख रहे हो। ओके, आपको समझ में आएगा बाद में। यहाँ से जब प्रश्न उठकर जब डीएससी में आ जाएंगे ना, तब आप जब फील करोगे कि अरे शायद ही उस किताब से अगर हम उस चैनल के माध्यम से जो पढ़ाया गया उस चीज़ को थोड़ा एक बार देख लिया जाए तो हमको कुछ आइडिया आ जाता था। ओके, ऐसा आपको बाद में लगेगा। ओके, अगला प्रश्न, यदि शिक्षक बताए कि प्रत्येक उच्चारण स्वर और ध्वनि के रूप में रंगा होता है इसलिए अक्षरों को वर्ण भी कहते, यह कथन किस आधार पर है? तो ये वर्ण का रंग, वर्ग और रूप। तो ये इस तरह से ये प्रश्न नहीं बन पाएगा, फिर भी आपको समझने के लिए इसके बारे में चर्चा की गई किताब में, तो इस चीज को भी आप याद रखिएगा। ओके, तो इसका जो सीधा उत्तर है ये इसका सही उत्तर है। ओके, अगला प्रश्न देखिए, व्यंजनों के स्पष्ट उच्चारण के लिए किसकी अपेक्षा होती है? ए केवल वायु की, बी केवल कंठ की, सी किसी एक स्वर की सहायता, केवल डी केवल जिह्वा की। तो इसका सही उत्तर जो है वह है सी, इस किसी एक स्वर की सहायता होती है। व्यंजनों के स्पष्ट उच्चारण के लिए किसकी अपेक्षा होगी? किससे हम जो है अपेक्षा कर सकते हैं भाई? तो वह जो है स्वर से जो है अपेक्षा करते हैं। जब तक स्वर उसके पास नहीं आता व्यंजन कोई भी काम नहीं कर पाता है, इसलिए वो जो अपेक्षा किस पे करता है? स्वर पे करता है। इसलिए इसका सही उत्तर जो है सी है। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। यदि छात्र से पूछा जाए कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं तो सही उत्तर क्या होगा? ये एक
बी 2, सी 3, डी 4। तो स्वर जो है ह्रस्व और दीर्घ दो तरह के होते हैं, इसलिए इसका सही जो उत्तर है बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, यदि शिक्षक अ का उच्चारण दे तो यह किस श्रेणी में आएगा? जब उच्चारण अ का देगा तो वह किस श्रेणी में आएगा? ए दीर्घ, बी ह्रस्व, सी व्यंजन, डी संयुक्त। तो वो ह्रस्व में आएगा ना, इससे पहले देखे थे ना। ओके, अगला प्रश्न, यदि कोई छात्र कहे कि व्यंजन स्वतंत्र रूप से उच्चारित हो सकते हैं तो यह कथन क्या है? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से इससे पहले देखे थे, फटाक से लगा देंगे, मगर यहाँ पे नहीं लगाना है। क्या करना है? देखना है ये सही है, बी आंशिक सही है, सी गलत है, डी संदिग्ध है। क्या आंशिक क्या होता भाई? ये पूरी तरह से जो है गलत है, फिर उसको आंशिक है, संदिग्ध है, ये प्रश्न को हटा देना चाहिए। ओके, तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी सही, यानी ऑप्शन को हटा देना चाहिए। इसका सही उत्तर जो है सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, व्यंजन के उच्चारण में मुख्य भूमिका किसकी होती है? ये केवल स्वर, बी जिह्वा और वायु, सी केवल नासिका, डी केवल ओष्ठ। तो इसका सही जो उत्तर है वो है बी जिह्वा और वायु। ओके, व्यंजन के उच्चारण मुख्य भूमिका किसकी होती है? जिह्वा और वायु की जो है मुख्य भूमिका होती है, इसलिए इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, यदि शिक्षक बताए कि स्वर अन्य किसी स्वर या व्यंजन के संपर्क के बिना उच्चारित होते हैं तो यह स्वर की कौन सी विशेषता है? यदि शिक्षक बताए कि स्वर अन्य किसी स्वर या व्यंजन के संपर्क के बिना उच्चारित होते हैं तो यह स्वर की कौन सी विशेषता के बारे में बताया मैंने। वही हमने क्या किया, प्रश्न को देखो मोड़ दिया है। प्रश्नों को, पहले प्रश्न का उत्तर वही है, अभी का भी वही है। तो क्या होगा उत्तर, इसका आप कमेंट में दे दीजिएगा। ओके, इसका क्या उत्तर है आप कमेंट में बता दीजिएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, एक शिक्षक छात्रों को समझाता है कि जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा बहुत अधिक ऊपर उठती है वे किस प्रकार के स्वर है? ये विवृत, बी अर्धविवृत, सी संवृत, डी पश्च। तो इसका जो सही उत्तर है वह है सी संवृत, इसका वह उत्तर है। आप इस प्रश्न को सही से पढ़ोगे तो समझ में आएगा। अगला प्रश्न, यदि किसी स्वर के उच्चारण में जीवा उतनी नहीं उठती जितनी संवृत में उठती है, इसके अंतर्गत उठती है, तो यह किस श्रेणी में आएगा? ये अर्धसंवृत, बी विवृत, सी पश्च, डी अग्र। तो इसका सही उत्तर बी है विवृत, इसका सही उत्तर है। ओके, अगला प्रश्न देखिए, शिक्षक बताते हैं कि जिह्वा के उठने के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं। जिह्वा के उठने के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं। कौन सा सम्मिलित नहीं है? इसके अंतर्गत कौन सा नहीं है? 4 प्रकार के एक नहीं है। ये संवृत, बी अर्धसंवृत, सी विवृत, डी दीर्घ। तो इसका सही उत्तर जो है वह है डी दीर्घ, जो है इसका सही उत्तर है। ये सम्मिलित नहीं है। ओके, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है यहाँ पे, यदि किसी स्वर के उच्चारण में जिह्वा अगला भाग यानी जिह्वा का अगला भाग उठता है तो वह स्वर किस वर्ग का होगा? तो वह स्वर जो है किस वर्ग का होगा? वह होगा अग्र, बी इसका सही उत्तर है। जिन स्वरों में जिह्वा का मध्य भाग, यहाँ पे क्या है? अगला भाग, यहाँ पे मध्य भाग उठता है तो उन्हें क्या कह सकते हैं? मध्य कहते हैं। ओके, इसका सही उत्तर बी है। ये पहले भी कर चुके हैं। ओके, अगला प्रश्न देखिए, यदि किसी स्वर के उच्चारण में पिछला भाग, तो ये क्या होगा? पश्च स्वर। ये सी इसका सही उत्तर है। ओके, इस चीज को आपको याद रखना है। आज के हमारे यही यहाँ तक कि हमने जो है प्रश्नोत्तरी जो एमसीक्यूज थे हम बनाए थे, और यहाँ आज की जो है क्लास यहाँ तक ही खत्म हो जाती है। अगली क्लास में बाकी के वीडियो देखेंगे, बाकी के जो है जितने भी प्रश्न हैं उसके बारे में हम वहाँ पे चर्चा करेंगे। अगले क्लास में है जो चर्चा करेंगे। देखो ये एमसीक्यूज काफ़ी महत्वपूर्ण है, अगर आपको चाहिए तो हमारे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इसलिए आपको पीडीएफ में होना है, अगर आपको पीडीएफ होना है तो कांटेक्ट कीजिएगा। ओके, धन्यवाद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहने के लिए। ऐसे ही जुड़ते रहेगा और अपना लक्ष्य जो है हासिल कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।